तो कई बार लोग कहते हैं कि आपको जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो सफीन सर, कि आप प्रिपरेशन जब स्टार्ट करते हो तो आपको डेली गोल्स बना के रखने चाहिए, अपना डेली का टाइम टेबल आपको पता होना चाहिए। जब आप अपने डेली गोल्स फुलफिल करोगे तभी जाके फाइनली आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। तो ये डेली गोल्स कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं जब आप स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन, बिकॉज उस टाइम पे किसी भी एस्पिरेंट को आइडिया नहीं होता है कि इतना ह्यूमंगस सिलेबस के साथ हम अपने डेली गोल्स कैसे सेट करें। So how to set those daily goals and how to plan accordingly and how to stick to them? सी प्रॉब्लम ये होता है कि हम डेली गोल्स पे फोकस करके हम मैक्रो विजन्स बनाना भूल जाते हैं। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि आप मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल तक जाइए। आपके पास अगर 1 साल है, 1 साल प्रिपरेशन का है और 1 साल एग्जाम का है, तो आपको पहले उस 2 साल से शुरू करना चाहिए कि आप किस फेज में कौन सी प्रिपरेशन करने वाले हो। मेंस के पहले आप क्या करने वाले हो, प्रीलिम्स से पहले आप क्या करने वाले हो। देन आपका जो शुरू होता है 12 महीने का जो टाइम टेबल, जो प्रिपरेशन जो एग्जाम से पहले के 12 महीने हैं, उसमें आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड काम कब से शुरू करोगे। तो फिर आपके पास आपको लगता है कि 9 महीने बचे हैं, फिर उसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना पड़ेगा और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके फिर आपको आपके डेली गोल्स बनाने पड़ेंगे। सो यू शुड हैव योर 6 मंथ प्लानिंग, योर 3 मंथ प्लानिंग, योर मंथली प्लानिंग एंड देन योर डेली प्लानिंग। व्हाट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स इज कि शुरुआत में बहुत ज्यादा मोटिवेट होके या इंस्पायर्ड होके हम बहुत ज्यादा हाई लेवल के टारगेट्स अपने लिए सेट कर लेते हैं। अगर मुझे पता है कि मेरी रीडिंग कैपेसिटी नॉर्मली 9 घंटे से ज्यादा नहीं है एंड मैं इनिशियली अगर 12 घंटे का टारगेट बना के बैठ रहा हूँ और फिर वो टारगेट फिनिश नहीं कर पा रहा हूँ, तो ग्रेजुअली दैट एक्चुअली अफेक्ट्स माय कॉन्फिडेंस लेवल। क्योंकि व्हेन यू आर नॉट एबल टू रीच योर गोल्स डेली, वो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को खा जाता है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज कि अगर आपको लगता है कि आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी 5 घंटे की है, तो आप अपना जो टारगेट है वो 4 घंटे का बनाइए। 4 घंटे के बाद आप जितना भी अचीव कर सकते हो वो आपका लिए बोनस पॉइंट रहेगा एंड सबकॉन्शियसली वो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप करेगा। ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन का लेवल बढ़ता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी जो रीडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी और इस हिसाब से आपका जो डेली टारगेट है वो चेंज होता रहेगा। कभी कभी ये भी इश्यू होता है कि डेली टारगेट सेट करने के बाद वो काफी बार पूरा नहीं हो पाता ड्यू टू अनसीन सर्कमस्टेंसेस, और उसकी वजह से एक एडेड प्रेशर हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली बनना स्टार्ट हो जाता है कि मेरे टारगेट्स इनकम्प्लीट, और उसकी वजह से भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हैम्पर होना स्टार्ट होता है। तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आपके मंथली टारगेट्स होने चाहिए, आपके डेली टारगेट्स होने चाहिए, लेकिन वो आपकी जो कैपेसिटी है उसको डिसाइड करने के बाद होने चाहिए। प्रॉब्लम होता है कि हम बाजू वाले से कंपेयर करके, अपने आसपास वालों से कंपेयर करके अपना टारगेट सेट करना स्टार्ट करते हैं, और व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन देयर इज ऑलवेज अ डिसअपॉइंटमेंट। सो आप अपने लिमिट्स जानिए और अपने लिमिट्स के हिसाब से डेली टारगेट सेट कीजिए, उसको इवनली डिवाइड कीजिए कि आपके पास अगर 6 घंटे है तो आपको उसमें से 3 घंटे करंट्स को देने हैं, 3 घंटे स्टैटिक्स को देने हैं, क्योंकि एग्जाम का वेटेज भी 50-50% रहता है। फिर उस 3 घंटे में क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। राइट, स्टैटिक अगर पढ़ रहे हो तो कितना पढ़ना है, कितनी बार रिवीजन करना है, आपको रिवीजन का टाइम भी अलग रखना पड़ेगा और इस टाइम लिमिट को स्टिक रहना पड़ेगा। आप अगर इमोशंस में आ गए कि मुझे आज पॉलिटी में इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं पॉलिटी ही पढ़ता जाऊं और मैं करंट्स को नेग्लेक्ट कर लूं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। राइट, एंड दैट इज पार्ट एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सर्विस ऑल्सो, कि आपको जिस चीज को जितना वेटेज देना है उतना देना पड़ेगा। आप इमोशंस में आके काम नहीं कर सकते। तो ये ट्रेनिंग भी कहीं ना कहीं वही से शुरू होती है। एंड आई वुड सजेस्ट एवरीबडी कि आप अपने आप को एनालाइज करके कंपार्टमेंटलाइज कर दीजिए हर एक चीज को और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। यू आर नॉट सपोज टू कवर 100% सिलेबस एंड यू आर नॉट सपोज टू गेट 100% मार्क्स ऑल्सो टू बी इन द सर्विस। 70% सिलेबस आप अच्छे से रिवाइज कीजिए और उसमें से आप 100% देके आइए। You will definitely get 60% marks, and that is more than enough to be in the service. Right, sir. Right. So, I don't know, Navneet sir is still not here. So, the team is talking to him. Acha, I wanted to know, till then we can talk about something like this because I think काफी लोगों को interest आता है कि कैसी होती है Indian Police Services की training. So sir, Ravinder sir, you were there in training, or Safin sir, you have just trained in few years back. तो क्या ट्रेनिंग की जो सिमिलैरिटी है, आपके जो एक्सपीरियंस थे और जो सफीन सर के एक्सपीरियंस थे, वो सिमिलर हैं या फिर कुछ चेंजेस आए हैं अभी ट्रेनिंग के उसमें प्रोसेस में? आई वुड से ट्रेनिंग सेम ही है अभी भी, परंतु उसमें क्या होता है कि हमारा एक इंडोर ट्रेनिंग रहता है, एक आउटडोर ट्रेनिंग रहता है।
तो इंडोर ट्रेनिंग है बेसिकली criminal justice system, CRPC, all these things indoors में. और आउटडोर जो होता है वो बड़ा कुछ लोगों के लिए exciting रहता है, कुछ लोग यार सुबह उठना पड़ता है हमको 5 बजे, फिर हमको 5:30 बजे कॉल इन होना पड़ता है, फिर भागना पड़ता है, ये सब चीजें होती हैं. आई थिंक नवनीत No, sir. I guess. Yeah, Yeah, Priya madam got. right. She's Okay. just. जी sir. तो जो मैं बोल रहा था कि आउटडोर्स हैं वो बहुत ही अलग रहते हैं. कई बार ये डिपेंड करता है कि जो हमारे डायरेक्टर होते हैं एकेडमी, जनरली हमने ये देखा है कि आउटडोर इंडोर्स का definition. Sir, sorry for interruption. I think, Sapin sir, can you hear Ravinder sir? Because I think the voice is not audible clearly. आवाज थोड़ी टूट के आ रही है सर. Really? Now it is coming. जी सर. Yes sir. Now it's fine. Now it's fine. Yes sir. हाँ, तो जो हमारे समय में था उसमें आउटडोर्स का बहुत एक्साइटिंग रहता है, क्योंकि इंडोर आप जैसे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, उसी टाइप का रहता है. बट आउटडोर जो रहता है, हम काफ़ी जल्दी सुबह उठते हैं, उसके बाद में फॉल इन बोलते हैं, हम सब लोग सीटी बजते हैं और हम सब लोग नीचे आ जाते हैं. हमारे टाइम में ऐसा हुआ करता था. और सब वहाँ पे स्क्वाड्स बना दिए जाते हैं. जैसे हमारे यहाँ पे 90 ये थे IPS प्रोबेशनर्स, तो उनके 6 स्क्वाड्स में हम लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है. तो वो जो स्क्वाड्स होते हैं, एक स्क्वाड में लगभग 15 लोग थे. तो उसके बाद में ये जो स्क्वाड्स होते हैं, ये सब उनका जो मार्चिंग रहता है, उनकी परेड जो रहती है, उनकी जो टीम गेम्स रहते हैं, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, ये सब चीज़ें रहती हैं. ये सब बहुत ही एक्साइटिंग रहती हैं. और इसके लिए सब लोग एकदम ग्रुप में रह के ये रहता है कि हम बेस्ट हों, हमारा स्क्वाड बेस्ट हो. So there are girls also, boys, they rub shoulders together, they try to win, they try to defeat others. So that feeling of competitiveness generates there. और outdoors में दूसरी चीज मैंने ये देखी है, काफी सुबह उठ रहे हैं और सुबह उठने के बाद में ये सब चीजें कर रहे हैं, और लगभग 8, 8:30, 9 बजे जो है आप इंडोर क्लासेस के लिए जा रहे हैं. इतनी थकान होने के बाद में इंडोर क्लासेस में, दैट्स एक्चुअली अ टेस्ट ऑफ योर स्टेमिना. कई बार बहुत थकान होती है, नींद भी आती है, और कई बार सो भी जाते हैं कोई ना कोई, बट आपको एकदम से जगा दिया जाता है आप क्या कर रहे हैं वगैरह वगैरह. तो ये फिर इंडोर क्लासेस. उसके बाद में शाम को फिर से हमारी आउटडोर क्लासेस होती हैं. आउटडोर में जो मैंने आपको बताया गेम्स वगैरह. उसके बाद में कभी कोई सीनियर ऑफिसर आते हैं, उनके लेक्चर होते हैं, तो रात को डिनर भी होता है. तो ये सारा एक सिस्टम वहाँ पे रहता है. इसमें बहुत सारी चीज़ें को सिखाई जाती हैं कि how to prepare yourself for the field work, like when you work as the ASP or the SP, or when you become senior officer. So how to behave, how you have to treat people, आपको किस तरह से रिस्पेक्टफुली बोलना है, आपका फिजिक कैसी रहनी चाहिए, आपको मेंटल स्ट्रेंथ आपकी कैसी रहनी चाहिए. बिकॉज जब आपके सामने कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रही है, तो यू हैव टू बी काम, बट यू हैव टू बी फोकस एंड फर्म. और सीधा जाके आप गोली नहीं मार सकते. यू हैव टू हैंडल इट पीसफुली, क्योंकि आपके जो लोग रहते हैं उसको भी कमांड करना है आपको. वो ये ना हो कि आपके हाथ से कंट्रोल बाहर चले जाए सिचुएशन, और आप कुछ भी हो रहा है उसके बाद में आप बहुत फर्म, हाई हैंडेडली जो बोला जाता है बहुत बड़ी वर्ड, वैसा ना हो. तो ये सब चीजें कंट्रोल में. वेलकम. He left. He left. He just wanted to give us a glimpse.